अगर तुम लोग गौर से नोटिस करें तो हम लोग एक एक करके ना जो पहले क्लास में पढ़े थे उससे डील कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है? CUFM में वॉइडेबल होता है। वॉइड कब होता है? मिस्टेक में वॉइड होता है। एसेंशियल्स में पढ़े थे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका पूरा कच्चा छिट्टा खोल के हम लोग सीख लिया, राइट। अब क्या? अब हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन का लॉफुल होना कितना जरूरी है। भैया ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन का लॉफुल याद करो, वो एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बदले में बोले बैंक को लूट लो, क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? ऑब्जेक्ट तो लॉफुल है लेकिन कंसीडरेशन यानी कि जो बदले में मांग रहे हैं वो क्या है? अनलॉफुल है, राइट। ओके, तो सवाल उठता है, टॉपिक देना सबको ही, लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। पहला बात, इफ ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल, अग्रीमेंट इज क्या होगा? अगर हम तुम लोग का ये पॉइंट किए कि हम पढ़ाएंगे, बदले में तुम लोग हमको बैंक लूट के देंगे, हम तुम लोग को पढ़ा दिए, तुम लोग बैंक लूटा नहीं, क्या हम केस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। इनफैक्ट शुरुआत से वॉइड है, राइट। अनलॉफुल का मतलब लॉ उसको मना करता है। इन फॉलोइंग केसेस agreement is void। पहला, forbidden by law। एग्जाम्पल, अगर हम चोरी करने बोले तो लॉ मना किया है ना, फॉरबिडन है, मना किया गया है। दूसरा, डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मानो एक लॉ बना कि आप जो भी, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ठीक है। कश्मीर के बहुत सारे एरियाज में ड्रोन उड़ाना मना है। अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट करें तुमसे कि तुम हमको वहां पे ड्रोन उड़ा के दो, बदले में तुमको हम एक मोबाइल देंगे, क्या वो वैलिड होगा? जब एक लॉ को बनाया गया है और आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उस लॉ को आप तोड़ सके, तो ये भी तो फॉरबिडन है ना, ये भी तो गलत है ना। ओके। तीसरा, फ्रॉड्यूलेंट एक्ट, कोई भी धोखाधड़ी में। लेकिन भैया फ्रॉड में तो आप क्या सिखाए हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है, और यहां पे आप दिखा रहे कि वॉइड होगा। ऐसा अंतर क्यों? अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही तुमको पता चल जाए कि फ्रॉड हो रहा है, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रीडम 251, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वॉइड था। क्या तुम लोग को पैसा वापस मिला जो लोग 251 रुपया पे किया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो वॉइड था, ठीक है। वॉइड किस बेसिस पे था? ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। 251 रुपए में मोबाइल कैसे दे सकता है कोई? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ विच इज इंजूरियस टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। इंजूरियस टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी
मानो किसी का धमकी क्या बोलते हैं, सुपारी दे दी, तो वो वॉइड होता है। और लास्ट में इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। ये जो पॉइंट है पब्लिक पॉलिसी, इसके ऊपर अलग ही कहानी चलता है कि ये पब्लिक पॉलिसी क्या हुआ, कौन से एक्ट से जिसको पब्लिक पॉलिसी में लाया जाता है और उसको वॉइड बोल दिया जाता है। पहला, ट्रेडिंग विथ एलियन एनिमी। दूसरा, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अभी ट्रेडिंग विथ एलियन एनिमी का कहानी तो पता है, एलियन मतलब जो अपना देश नहीं है, एनिमी जिसके साथ वॉर छिड़ा हुआ है। एट प्रेजेंट हम लोग का कौन एलियन एनिमी है? कोई भी नहीं, क्योंकि किसी के साथ वॉर में नहीं है। रशिया के लिए यूक्रेन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है? स्टिफलिंग का मतलब होता है, इसके नीचे लिखना, सप्रेसिंग फ्रॉम गेटिंग प्रोसिक्यूटेड। सप्रेसिंग फ्रॉम गेटिंग प्रोसिक्यूटेड। इसका मतलब क्या हुआ? एक मर्डर हुआ है और तुम उस मर्डर का विटनेस है। विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह। अभी हम क्या है, मानो हम मर्डर किए, तुम मर्डर करते हुए देख लिया, तो कोर्ट तुमको बुलाएगा कि भैया आके तुम यहाँ पे गवाही दो। अगर हम तुमको पैसा दिए 5 लाख रुपया और बोले मुंह बंद रखो, और तुम वहां पर जाके मुंह खोल दिया, तो क्या हम तुम पे केस कर सकते हैं कि हम तुमको 5 लाख रुपया दिए थे, तुम कैसे खोला? यहां भी ये लॉ है क्या? ये पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक का भलाई के लिए ये सब पॉलिसी बना हुआ है, इससे समझ में आता है। ठीक है, तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब किसी को पैसा देके गवाह को दबाना, विटनेस को टैंपर करना। थर्ड, ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस। ट्रैफिकिंग ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, इसका मतलब तुम रिटायर हो रहा है और तुम किसी और को बोला आप हमको पैसा दे दो, हम अपना जॉब तुमको दे देंगे। ये लीगल है? ये तो गलत बात है ना। ऐसे तो जो योग्य है उसको तो मिलेगा नहीं, जिसके पास पैसा जॉब उसी को मिलेगा। तो ये भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट रहा। ये सब में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? वॉइड हो रहा है, कोई इज्जत नहीं मिलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट को। फिर इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस। बोले तो मानो हम जज को खरीद लिए, तो कोर्स ऑफ जस्टिस में हम एक विघ्न पैदा किया है और जज को पैसा दे दिए, जज फिर भी मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, क्या हम जज पे केस कर पाएंगे? नहीं। अगला, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, ए बी को पैसा दिया नॉट टू मैरी सी। तुम किसी को पैसा देके ये नहीं बोल सकता, अरे मानो मेरा सी से लड़ाई था या फिर सी के पिताजी से लड़ाई था, हम सोच लिए, हम ठान लिए कि सी का जो मतलब जो वो बच्ची है उसका शादी हम कभी नहीं होने देंगे। तो जो भी दूल्हा है उसको बोले कि तुम पैसा ले लो, शादी का मंडप से भाग जाना।
ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आता है। और अगर वो पैसा लेने के बावजूद शादी का मंडप में बैठा, हम उस पर केस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। अपना बच्चा बेचना, गिविंग चिल्ड्रन टू अदर्स फॉर कंसिडरेशन, ये भी गलत माना जाता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। अगला, अग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल राइट्स। इसका एग्जाम्पल, तुम कोई स्लेव खरीद लिया, गुलाम। पहले के जमाने में गुलाम होता था जिसको तुम खरीदता था, तुम्हारा हर काम करता था, अब वो इलीगल हो चुका है। फिर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इसमें क्या, restricting someone's wedding या फिर मैरिज is opposed to public policy except बताओ जरा, तुम पैसा लेके किसी का शादी तोड़वा नहीं सकता, ऊपर भी इसका झलक देखे हम लोग। बट एक केस में तुम शादी तोड़वा सकता है और वो वॉइड भी नहीं माना जाता, माइनर के केस में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर। इसके ऊपर सवाल आता है। ठीक है, ओके। एवरीवन कॉपीड? आओ एक एक करके बात करते हैं। फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ क्या करता है, फॉरबिडन का मतलब मना करता है। मेरे तुम लोग रिपीट करेगा, ये रिवाइज करे अभी जो पढ़े। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, याद है ड्रोन वाला एग्जाम्पल। तीसरा, डिफीट एनी रूल फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ, कोविड लगा है, कोविड का मतलब लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन का मतलब घर से नहीं निकल सकते। हम तुमको पैसा दिए कि तुम बाहर से जाके सामान ले आओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वो तो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया में एक लॉ है, उसको तोड़ने का बात हो रहा है तो वो भी इनवैलिड है। फिर फ्रॉड हो रहा है, किसी और को इंजरी करना या उसका प्रॉपर्टी को चोट पहुंचाना, इमोरल, यानी कि वो इमोरल है, मतलब मॉरल वैल्यूज को हमारे देश के संस्कृति के अगेंस्ट है। और लास्ट में अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इसमें पहला प्रोहिबिटेड या फॉरबिड नहीं, इसमें तो ऐसी बात हो गया। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में ट्रेड विथ एनिमी, एलियन एनिमी, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मतलब विटनेस को पैसा देना, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, ये अभी हम कराएंगे। इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, क्या हुआ था, जज को खरीदना। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, शादी तोड़वाने का काम करना। अपना पब्लिक ऑफिसेस बेचना।
अग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, ये भी एक एग्जाम्पल है। अग्रीमेंट इन क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। मानो हम लोग का एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, वो रेस्टोरेंट बिजनेस हम लोग का बरवड्डा रोड पर है, और जो भी नया रेस्टोरेंट वाला आता है हम उसको पैसा देते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम यहां बिजनेस मत करो। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, आप पैसा देके मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम उसको पैसा दिए वो फिर भी बिजनेस कर रहे हैं, हम उस पर केस कर पाएंगे, मेरा पैसा वापस करो? नहीं कर पाएंगे। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हम किसी को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते हैं, इस चीज को दिमाग में डाल लो। किसी को कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकते। इसके बारे में आगे और बात होगा। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, मेरा कोई जिम्मेदारी है, राइट, और उसमें हम कुछ इंटरेस्ट, अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक जिम्मेदारी मिला बाय गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान के लिए, हमको जो गाड़ी वाला है, कचरा निकाल वाला जो गाड़ी है, उसका टेंडर मिला। तो इसमें तो अब हमको छुपा हुआ प्रॉफिट नहीं कमाना, लेकिन हम कमाने के लिए खोज रहे हैं, नॉट अलाउड। और अगर कंसिडरेशन का कोई पार्ट अनलॉफुल है, उस केस में वो अनलॉफुल पार्ट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये देखो, इसके ऊपर भी नोट्स लिखेंगे, रुको पहले इसको समझा देते हैं। इफ एन एग्रीमेंट्स कंटेन ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल नहीं है, एक हिस्सा अनलॉफुल है। हम तुम लोग को पढ़ाएं, बोले बदले में हमको तुम लोग 5 kg चावल देगा हर महीना और 2 kg कोकेन देगा हर महीना। तो कोकेन वाला पार्ट इलीगल है और चावल वाला पार्ट लीगल है, तो इसको बोलते हैं अनलॉफुल इन पार्ट। क्लियरली कर दिया, इन केस अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफ वन ब्रांच इज लीगल, एक लीगल है और दूसरा इलीगल है, जनरल रूल है अगर आप दोनों को अलग कर सकते हैं तो लीगल वाला पार्ट वैलिड है, इलीगल वाला पार्ट इनवैलिड है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड तो पूरा का पूरा वॉइड है। अगर मानो चावल और ये अपना क्या था, कोकेन वाला एग्जांपल था, इसके अलावा एग्जांपल में थोड़ा ट्विस्ट होता है। हम तुम लोग को पढ़ाएंगे, बदले में तुम लोग कैसा ट्विस्ट है, चावल में कोकेन या फिर आटा में कोकेन मिला के हमको देगा, हम उसका रोटी बना के खाएंगे। अब क्या बोल सकते हैं, और कोई एग्जांपल आने का, क्या तुम आटा से कोकेन अलग कर पाएगा? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। बट जब वो अलग अलग थैली में मिल रहा था तब क्या था? वैलिड था ना? समझ रहा डिफरेंस? तो इसके बाद क्या था? अनलॉफुल इन पार्ट्स। दो बात का ध्यान रखना है, अगर सेपरेट है लीगल और इलीगल तो लीगल वाला वैलिड माना जाएगा और इलीगल वाला वॉइड माना जाएगा। और अगर अनसेपरेबल है दोनों तो पूरा का पूरा वॉइड माना जाएगा। ओके, इजी है। इसके बाद यहां तक कहानी कंप्लीट। लिखो चैम्पर्टी, ये कुछ नया है और इंपॉर्टेंट भी है। चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस।
ये कुछ नया है। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद तुम लोग कॉपी, नहीं तो पहले साथ में कॉपी कर लो, कोई दिक्कत। लिखो व्हेन अ पर्सन, चैम्पर्टी के नीचे में, व्हेन अ पर्सन हेल्प्स अनदर, in a litigation in which he is not interested and share the proceeds of the action. मेंटेनेंस में when a person helps another in litigation in which he is not interested, in which he is not interested, and यहां पे भी नॉट था, यहां पे भी नॉट है, बट यहां पे अंतर क्या है, does not share the proceeds of action. इंडिया में क्या देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है मोटिव क्या है। लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू व्हाट द एंटायर सिचुएशन इज, देन इट विल बी मोर क्लियर। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा पढ़ते अपन। मेरे शॉप में, मेरा मेडिसिन शॉप है, मेरे शॉप में एक दवाई के शीशी में एक कीड़ा निकला। दवाई का शीशी का सील खुला नहीं है और शीशी ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर हमको कीड़ा तैरते हुए दिख रहा है। वो बंदा बोला कि वो इस चीज के ऊपर केस करना चाहता है। मेरे पास दो ऑप्शन, हम उसका मदद कर रहे हैं। ऑप्शन 1, मदद करने के बदले हम बोल रहे हैं तुमको जितना भी केस जीतने पे मिलेगा आधा मेरा आधा तेरा। और ऑप्शन 2 कि तुमको जितना भी मिलेगा तुम रखो यार, हमको उसमें कोई मतलब नहीं है, हम बस देखे हैं इसीलिए हम तेरा लिटिगेशन में मतलब केस में मदद कर रहे हैं। इस दोनों में से वॉइड कौन सा है? जिसमें पैसा मिल रहा है। दोनों ही वॉइड नहीं है। क्या मेरा मोटिव किसी को धोखा देना है, किसी से पैसा ऐंठना है? हम तो अपना हक का पैसा ले रहे हैं, आपका जो लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसके बदले में पैसा मांग रहे हैं ना। तो यहां पे क्योंकि मोटिव अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक और केस, मानो एक आदमी है, उसके घर के बगल में एक जमीन है जहां पे लोग अपना बस्ती बना के रहने लगे। वो आदमी को बोले भाई सुन, कोर्ट में तुम केस कर, लॉयर का जितना भी पैसा होगा हम तुमको देंगे। हम लोग ये सारे आदमी लोग को भगा देते हैं और ये जमीन हम लोग का नहीं है तो सरकारी, लेकिन हम लोग इसको भी हड़प लेंगे उनको भगा के। ऑप्शन 1 हमको पैसा नहीं चाहिए, ऑप्शन 2 हमको पैसा चाहिए, कौन सा वॉइड है? दोनों वॉइड है। अरे मेरा मोटिव क्या है? हड़पना, तो दोनों वॉइड है। समझ में आ रहा है? मोटिव मैटर कर रहा है ना, पैसा मिले या ना मिले ये मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है? मोटिव। हाँ अगर आप बदले में पैसा लेते हैं, उस चीज को इंग्लिश में बोल देते हैं कि चैम्पर्टी है, मतलब हम तेरा मदद करें बदले में हमको पैसा मिलेगा उस एक्शन से, मतलब जीतने के बाद जो भी चीज है उसमें हक मिलेगा। और दूसरा में हम तेरा मदद कर दे रहे हैं, हमको कोई हक नहीं मिलेगा। इंडिया में क्या बोला? दोनों ही वैलिड है अगर मोटिव नॉट मलिशियस है तो, मतलब बुरा मोटिव नहीं है तो वैलिड,
और अगर मोटिव ही बुरा है तब इनवैलिड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसमें पहला 5 जो है वो ऑलरेडी वॉइड होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पानी बड़ा गर्म है। ठीक है, पहला सेक्शन 26 अग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज, हम बोल दिए कि भैया मैरिज अगर तोड़वाने के लिए आप क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो क्या है, वॉइड है। अगर हम माइनर का मैरिज तोड़वा रहे हैं तो सही है ना, वो तो सही बात है ना, हम गलत होने से रोक रहे हैं, बदले में पैसा भी कमा रहे तो क्या दिक्कत है। अगला अग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड, बिलीव मी हम लोग पढ़ रहे क्या, अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये सारे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। ऊपर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ते हुए आए हैं। अगला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 27, बिलीव मी इसके बाद का 2 और चैप्टर में ये सेक्शन का जिक्र हुआ है। सेक्शन 27 तो ये इंपॉर्टेंट हुआ, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो वाला एग्जाम्पल, कौन सा वाला जो अभी हम बताए थे, बरवड्डा वाले रोड में मेरा रेस्टोरेंट है, हम सबको पैसा देके बोले तुम यहां बिजनेस मत करो, ये तो वॉइड है, क्योंकि आप किसी से उसके काम करने की आजादी को नहीं छीन सकते। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, कोई बुद्धि लगा सकता है क्या होगा। थोड़ा और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से सोचो। अगर मानो गोकुल अपना ब्रांड, अपना गुडविल मेरे को बेच दे और फिर भी वो गोकुल के नाम से मिठाई दुकान खोल के रखे, तो क्या वो सही कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तो पहला एक्सेप्शन, सेलर ऑफ गुडविल, भैया अगर आपको कोई अपना गुडविल बेचा है तो वो उस नाम से बिजनेस नहीं कर सकता है। इनफैक्ट he cannot do similar business within specified limit, यानी कि एरिया एंड टाइम। होता क्या है, जब भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉपी कर लो आराम से। तुम लोग सोचो ना,
तुम लोग को ठंडा नहीं लग रहा है? गर्मी लग रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला पंखा थोड़ा ठंडा हो गया सबका? हो गया? अगर तुम लोग गोकुल को बोला कि भाई गोकुल हम तेरा ब्रांड नेम खरीद रहे हैं, मतलब अब गोकुल मेरे नाम से खुलेगा, तो जरा एक बार सोचो गोकुल क्या क्या कर सकता है। गोकुल के पास एक पूरा कस्टमर बेस बना हुआ मिठाई को लेकर, तो वो अगर अपना गुडविल बेच देगा तो हम एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे उसके ऊपर कि भैया देखो तुम ये मिठाई का बिजनेस में 5 साल तक नहीं आ सकता। या तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाए, या फिर ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि तुम मिठाई का बिजनेस पूरे धनबाद में नहीं करेगा, धनबाद के बाहर करो, रांची में करो, हमको दिक्कत नहीं है। तो या तो एरिया के तौर पे या तो टाइम के तौर पे हम उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना कि तुम सिमिलर बिजनेस ना करो। अभी इंस्टीट्यूट का गेम सुनो। सीए इंस्टीट्यूट एक बार सवाल पूछा कि भैया तुम अपना गुडविल बेच दिया है और वो जो बंदा है जिसका गुडविल, जिसको तुम किसी का गुडविल खरीद लिया है और जिस पार्टी से खरीदा वो सिमिलर बिजनेस कर रहा है, क्या तुम उसको रोक सकते? क्या तुम अग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड उसको रोक सकते हैं सेक्शन 27 के तहत? तो सेक्शन, अच्छा अभी तुम लोग आंसर क्या है ये बताओ पहले, हाँ या ना? रोक सकते हैं। और इंस्टीट्यूट में जो बच्चे लोग हाँ लिखा ना उसको मिला 0, क्योंकि आंसर में क्या था पता है? एक छोटा सा ट्विस्ट, हम लोग को आंसर में स्पेसिफाई करना है कि एग्रीमेंट क्या बोलता है। इफ द एग्रीमेंट समहाउ इंपोजेस दिस रेस्ट्रिक्शन टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस इन विद इन स्पेसिफाइड लिमिट एंड टाइम, उस केस में हम उसको रोक सकते हैं। अगर एग्रीमेंट में टर्म नहीं था तो वो मेरा गुडविल का, मेरा ब्रांड का नाम जब तक यूज नहीं करेगा हम उसको नहीं रोक सकते। समझ में आया गेम? फिर बताएं, गोकुल को, हम गोकुल का ब्रांड खरीदे, क्वेश्चन यही है, हम गोकुल का ब्रांड खरीदे, क्या गोकुल दूसरा नाम से मिठाई दुकान खोल सकता है? तुम लोग बोला नहीं भैया नहीं खोल सकता, हम लोग उस पर केस कर देंगे अगर वो खोलेगा तो। ये बात एग्रीमेंट में था, ये हमको आंसर में बताना था। आंसर में लिखना था कि इट डिपेंड्स वेदर दे हैव अग्रीड ऑन द टर्म्स और नॉट। वो लोग बात किया है कि नहीं? अगर हम गोकुल वालों को नहीं बोले ना कि तुम मिठाई दुकान मत खोलना, वो मेरा बगल में मिठाई दुकान खोलेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया एग्रीमेंट होना कितना जरूरी है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये लाइन डालना ही डालना है, इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट। चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, सेलर और गुडविल का क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट और कौन सा केस है जब हम तुमको काम करने से रोक सकते हैं? दौड़ाओ बुद्धि रे, तुम लोग कैसा बच्चा लोग है? हम चाह रहे तुम लोग थोड़ा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखो इस चीज को। आज सोचो हम मैम के साथ पार्टनरशिप में पढ़ा रहे, ठीक है? कल को, अच्छा ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैम के पास है अपना, तो हम पढ़ा दे। कल को अगर हम चाहे तो हम मैम का कंपीटिंग बिजनेस खोल सकते हैं बगल वाले बिल्डिंग में, है कि नहीं? मतलब हम यहां से निकलेंगे और बगल में खोल देंगे ऑफिस। तो ये क्या मैम हमको रोक सकती है? इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट। अगर मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज था कि हम सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट एंड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तब मैम हमको रोक सकती है। नहीं तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, हम कंपीटिंग बिजनेस करेंगे और कोई हमको नहीं रोक पाएगा। समझ में आया बात? तो ये किसमें होता है? लिखो, पार्टनर, अच्छा ये थोड़ा अलग है जिसके बारे में हम लिखवा रहे हैं अभी। पार्टनर कैन नॉट कैरी कंपीटिंग बिजनेस पहला, वेयर ही इज अ पार्टनर। तुम लोग का सिलेबस में है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर तुम गोकुल में पार्टनर है तो तुम किसी भी और मिठाई दुकान में पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। अगर तुम किसी और मिठाई दुकान में उस दौरान पार्टनरशिप करता है तो तुमको डिस्क्लोज करना होगा। भैया ऐसा क्यों? मिठाई दुकान में ही क्यों हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते? राशन दुकान में कर सकते हैं, मिठाई दुकान में क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि तुम उसका कंपटीटर का तो पार्टनर बन जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? आज हम यहाँ पे पढ़ा रहे, साथ ही साथ हम कहीं और भी पढ़ा रहे, यही कोर्स पढ़ा रहे, तो हम तो अपना कंपटीशन वाला का भी पार्टनर बन गए। ये गलत है। आप किसी और चीज में पार्टनर बनो, उसके लिए आपको अपने बाकी पार्टनर्स को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम उसका अगर कंपीटिंग बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहा है तो भाई इस चीज को डिस्क्लोज करना तो जरूरी होगा। क्लियर है? सेकेंड, वेयर सच पार्टनर इज रिटायर्ड, अगर वो रिटायर हो गया तो डिपेंड्स इफ agreement contains restrictive clause, डिपेंड करेगा अग्रीमेंट में कि तुम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर एग्रीमेंट में था कि हाँ भाई तुम रिटायर होने के बाद काम नहीं कर सकता है तो सॉरी। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल। तुम लोग में से कौन कौन ये वाला मूवी देखा है, पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली? तुम लोग सब देखो, जुग जुग जियो देखो और डबल धमाल देखो, यही सब देखो तुम लोग। स्टीव जॉब्स का नाम कौन कौन सुना है? कौन है? एप्पल के फाउंडर है। तुम लोग को आज हम एक इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स जो है वो एप्पल कंपनी में बहुत कुछ करवाने लगे थे। तुमको पता है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स पहले दोस्त था, और फिर बिल गेट्स जो है वो स्टीव जॉब्स का आइडिया को चोरी करके कंप्यूटर बनाया। और ये जो माउस है ये कौन बनाया है? जेरोक्स सुना है? जेरोक्स, जो हम लोग जेरोक्स कराते हैं, जेरोक्स एक कंपनी था, वो ये माउस बनाया था और स्टीव जॉब्स उससे ये माउस का आइडिया चुराया था। तो हुआ क्या, स्टीव जॉब्स जो है ये सब काम बहुत करते थे, मतलब बहुत ज्यादा वो दूर का सोचते थे और बहुत ज्यादा लोगों को अपना ऑफिस में खटवाते थे। 18 घंटा 19 घंटा एक दिन में खटता था बच्चा लोग उसका। तो वहां का जो शेयर होल्डर था वो लोग मीटिंग कंडक्ट कराया और स्टीव जॉब्स को निकाल दिया। स्टीव जॉब्स निकलते ही एक कंपनी खोला, आई थिंक उस कंपनी का नाम था नेक्स्ट या फिर क्यूब, ये दो में से कोई एक नाम था। अभी अगर आप एक कंपनी के सीईओ के पोजीशन पे थे और आप उससे हट के दूसरे कंपनी को ओपन कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा था ही नहीं, तो वो कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखता कि तुम सेम हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में नहीं आ सकता इतना साल के लिए, तो स्टीव जॉब्स को रुकना होता। भैया ऐसा तो हमको लग रहा है कहीं रियल लाइफ में हुआ है, तो बता सकता है कहां? हम बताएं? रिलायंस। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में बंटवारा हुआ तो टेलीकॉम सेक्टर किसके हाथ में गया? रिलायंस रेमकर सिंह जो आता था स्मार्ट, अनिल अंबानी के हाथ में गया। तब मुकेश अंबानी के ऊपर 5 साल का एग्रीमेंट था कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकते। 5 साल खत्म हुआ, जियो आया, खत्म, सबका सब खत्म। 5 साल वो काम नहीं किया क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्टिंग क्लॉज था। तो उस टाइम पे अगर वो जियो लाते 5 साल के दौरान, तो क्या अनिल अंबानी केस कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। क्लियर है यह कहानी? तो इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट अगर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, थर्ड, क्या एक्सेप्शन है कि हम तुमको काम करने से रोक दें? लेट मी टेल यू। कोई डाउट है तेरा वैभव? क्या हो गया ना? और क्या है देखें, लिखो ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन अभी क्या हुआ सुनो। मेरा आइसक्रीम का काम, ठीक है, तो आइसक्रीम के लिए आइस लगेगा, है ना, बर्फ लगेगा उसको जो ठंडा रखता है। तो मेरा एक बर्फ वाला बंदा से बात हुआ कि भाई देखिए आप जो बर्फ है उसका एक सिल्ली मिनिमम 50 रुपए में बेचेंगे।
उससे नीचे आप नहीं बेच सकते। क्या हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? हम उसको बोल सकते हैं कितना में बेचना है। लॉ बोला कि आप उसको बोल सकते हैं कितना में बेचना है। अगर आपका ट्रेड का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अगर आप उसको बिजनेस चलाना सिखाए, मतलब आप ही वो बिजनेस बनाए, देखा जाए तो आइस का कोई बिजनेस ही नहीं था, हम उसको बिजनेस करके दिए। हमें अपना कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, देखो होता क्या, बात को समझो, अगर मेरे खुद के नाम पे 10 बिजनेस खड़ा हो जाएगा तो मेरे पर टैक्स भी तो उस हिसाब से लगेगा, मेरे लिए दिक्कत भी तो उस हिसाब से क्रिएट होगा। तो हम लोगों को अपने अंडर में रख के बिजनेस करवा सकते हैं। अब अगर मेरा आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन आइस के साथ है और हम उसको बोल दिए कि भैया मार्केट में ये रेट देखिए प्रिवेल होता है, आप इससे नीचे में मत बेचिएगा, तो उसको मानना होगा। अगर वो ये बात का उल्लंघन करता है तो क्या होगा, हम उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनिमम स्टेटेड प्राइस अगर ट्रेड कॉम्बिनेशन में सेट होता है तो वो मानना पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग सर्विस। नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट ड्यूरिंग सर्विस, लिख दो वैलिड। बता रहे क्या है इसके अंदर में, एक बात, पहला क्लॉज टू सर्व एम्प्लॉयर फॉर अ स्टिपुलेटेड टाइम, वैलिड। clause to serve employer for a stipulated time is valid। नहीं नहीं, 5 नहीं, 5, ठीक है। अगला क्लॉज टू रेस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम सिमिलर एंगेजमेंट आफ्टर टर्मिनेशन, आफ्टर टर्मिनेशन। restrictions to protect secret, valid। any other purpose, example avoid competition, void। पूरा कॉपी करो। नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस, अगर हम, तुम मानो हम फॉर एग्जाम्पल किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो क्या वो ऑफिस मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि उसका जॉब छोड़ने के बाद हम उसी इंडस्ट्री में जॉब ना करें? लॉ बोलता है लगा सकता है। पहले लॉ बोला हाँ लगा सकता है, फिर लॉ बोलता है कि अगर आप वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगा के रखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जियो के पास काम कर रहे हैं और जियो मेरे पे लगा दिया कि आने वाला 5 साल के लिए तुम सिर्फ मेरे लिए काम करेगा और किसी के लिए नहीं काम करेगा, ये वैलिड है, ठीक है। आफ्टर दैट मानो
जियो मेरे पर, ये क्लॉज, ये रेस्ट्रिक्शन रखो, लिखा लूंगा, ये गया तुम लोग खाएगा इसमें से, है ना? कितना है सबके लिए? नहीं होगा सबके लिए। अच्छा, ये जो दीदी आई थी ये सीए बनी है आज, ये हाँ यही पार्टी दे रही है। जाओ तुम लोग भी मांगो, तुम लोग को भी मिलेगा, आज खुश है। ठीक है, अच्छा मानो, चलो टॉपिक पे आते हैं। अगर जियो मेरे पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, जैसे कोका कोला का एग्जांपल लेते, कोका कोला के पास अगर तुम काम कर रहा है उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो तुम फिर पेप्सी और वगैरह वगैरह के लिए काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोका कोला का रेसिपी लीक हो जाएगा। क्या ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है? यस। लेकिन अगर तुम पर वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि तुम एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है और तुम अगर कंपटीटर के पास गया तो उसका बेहतर होगा, तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन वो नहीं लगा सकता है। इसीलिए अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, जब वो लोग फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग का सैलरी होता है 12 लाख रुपया। अब सोचो, तुम पीडब्ल्यूसी के लिए काम कर रहा है, पीडब्ल्यूसी के पास सारा बड़ा बड़ा क्लाइंट है, उसका तो सीक्रेट तेरे पास है, फिर भी पीडब्ल्यूसी तुमको नहीं रोक सकता है। तुम एक साल बाद जब बोलेगा ना केपीएमजी जा रहे हैं, तो पीडब्ल्यूसी तेरा पैर पकड़ेगा, बोलेगा भाई तुमको वहां कितना मिल रहा, 15 मिल रहा, तुमको 16 दे रहे, मेरे पास रुक जाओ। क्योंकि ये क्लॉज अगर तुम कंपटीशन अवॉइड करने के लिए रख रहा है तो तुम नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो तुम लोग देखना, अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हम लोग जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम जॉब स्विच करते हैं, क्योंकि उसमें वो लोग का सैलरी बढ़ते जाता है। अभी केपीएमजी भी तो लेगा ना पीडब्ल्यूसी वाला बंदा को, वो तो जानता है ना कि ये तो पूरा ट्रेंड है, इसके पास भयंकर सीक्रेट्स है। चलो ये सीक्रेट नहीं बताएगा, उसका तो होके रखा है, लेकिन ये मेरा मदद तो कर सकता है नहीं डायरेक्टली, तो वो भी लेने के लिए तड़प रहा है, पीडब्ल्यूसी छोड़ने के लिए मान नहीं रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है? वो बंदा का जिसको जॉब चाहिए। दोनों ऑफर करते जाएगा और सैलरी बढ़ते जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है, उनका जॉब लगा, उनका सैलरी स्टार्ट हुआ 12 लाख से, और जब वो अमेजोन पे स्विच की लॉकडाउन में, घर बैठे बैठे उनको साल का मिलने लगा 18 लाख। ठीक है, वो अराउंड 25-26 ईयर्स की है, वो अभी से साल का 18 लाख रुपया कमा रही है, और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उसका अभी भी। लेकिन इतना खुश मत हो, 18 लाख जब दे रहा है ना, तो ले भी रहा है, अच्छा से तुमको खटवाएगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर? तो यहां पे भी वो लोग रोक सकता है। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर एक पार्टी को रोका जा रहा है उसके हक को एक्सरसाइज करने से, मानो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन से तुमको रोका जा रहा है, क्या वो वैलिड है? तुम लोग को पता आरटीआई क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन? तुम लोग के पास पूरा अधिकार है कि तुम लोग चाहे गवर्नमेंट संस्था हो चाहे अपना संस्था हो, वो लोग किससे इंफॉर्मेशन मांग सको। हम लोग का सीए इंस्टीट्यूट में इसको लेके कुछ साल पहले धरना भी दिया गया था। ठीक है, कि हम लोग का मार्कशीट हम लोग को देखना है, हम लोग को इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या होता था पहले, होता था, अब नहीं हो रहा। सीए में बच्चा लोग को ऐसा हुआ एक अटेंड में, सुबह रिजल्ट आया कि 30,000 बच्चा पास हुआ, शाम में बोला सॉरी 19,000 बच्चा पास हुआ। तुम सोचो, वो जो 11,000 बच्चा है जो सुबह से शाम तक पार्टी कर लिया, उसका क्या हुआ होगा, है ना? तो इसके लिए आरटीआई फाइल किया गया कि ऐसा क्यों होता है, बहुत ज्यादा अनशन हुआ, लास्ट में फिर ये लोग चेंजेस लाए। तो आपका अधिकार से को एक्सरसाइज करने से आपको रोका तो नहीं जा सकता। ठीक है, आपका अधिकार एक्सरसाइज करने से आपको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन,
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर द पार्टीज एग्री दैट एनी डिस्प्यूट बिटवीन देम शैल बी रिफर टू इन आर्बिट्रेशन। पार्टी पहले ही बोल दिया कि अगर हम लोग के बीच में कोई लोचा होगा तो हम लोग एक आर्बिट्रेटर के पास देंगे। व्हाट इज आर्बिट्रेटर? जो जजमेंट करे। हो सकता है वो कोर्ट हो सकता है वो पंचायत हो सकता है वो घर के बड़े हो। आर्बिट्रेशन मतलब जो बाहर का आदमी जजमेंट देगा। कोर्ट्स को अक्सर आर्बिट्रेशन में नहीं लेते। आर्बिट्रेशन मतलब कोर्ट के अलावा जो सुलह करवाए, डिस्प्यूट को सेटल करवाए, और वो जितना अमाउंट बोलेगा उतना ही रिकवरेबल है। दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में था कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। ये सेम चीज है, इसके ऊपर नोट्स लिखता हूं पहले। अग्रीमेंट किसी को उसके लीगल अधिकार रोकने से क्या होता है? वॉइड। बट restraint for referring existing या फिर future disputes to arbitration is valid। यहां तक तो कहानी क्लियर हुआ। एक और पॉइंट, क्या? अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। agreement the meaning of which is uncertain। फॉर एग्जाम्पल, हम तुमको ये बॉटल बेचेंगे, कितना में नहीं पता। ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? सेकंड, हम तुमको ये बॉटल बेचेंगे जितना में हमको मिस्टर एक्स बोलेगा, ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? यहां पे कोई थर्ड पार्टी रेट सेट करेगा ना, पता है ना कौन रेट बताने वाला है, तो ये वाला बात वैलिड होगा। क्लियर है? इसमें प्राइस फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी है तो वैलिड, और अगर साइलेंट अबाउट प्राइस है तो इनवैलिड। अगला, एग्रीमेंट टू डू। ऊपर में अनसर्टेन वाला में हम लोग पहले भी एक एग्जांपल देखे, मेरा गाड़ी में तेल डाल दो, पेट्रोल या डीजल नहीं बताता, तो वो भी अनसर्टेन है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, याद है ना चांद तारा वाला एग्जांपल? क्लियर है? और ओके, इसके बाद हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग है।
पेन रख दो, नोट्स अभी नहीं लेंगे, अभी कहानी सुनेंगे, ठीक है। पहले पूरा चीज को समझेंगे, फिर जो नोट्स होगा हम बताएंगे। वेजरिंग एग्रीमेंट, व्हाट इज वेजरिंग? वेजरिंग क्या होता है? वेजरिंग को हिंदी में बोलते हैं सट्टाबाजी, इंग्लिश में बोलते हैं बेटिंग या गैम्बलिंग, ठीक है। सब जानता है बेटिंग या गैम्बलिंग क्या होता है। क्या होता है बेटिंग या गैम्बलिंग में? कोई एक जन बताना चाहेगा जो करता है? आयुष हाथ उठाया। आईपीएल में आयुष एब्सेंट मारेगा, समझ गए। बता क्या होता है आयुष? पैसा लगाते हैं, जीतते हैं तो डबल होता है, हारते हैं तो जीरो, कुछ नहीं मिला, राइट। तो वेजरिंग क्या है? इट इज अ प्रॉमिस टू पे, या तो मनी या तो मनीज वर्थ, यानी कि पेमेंट होता है या तो पैसा में या फिर पैसा के वर्थ में, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग में एक अनसर्टेन इवेंट है, क्या आरसीबी मैच जीतेगा? नहीं, ये थोड़ा सर्टेन हो गया। क्या सीएसके मैच जीतेगा? पता नहीं, अनसर्टेन है, राइट। तो इसमें क्या होगा? अगर बोला तुम, अगर सीएसके मैच नहीं जीता तो हमको 500 रुपया मिलेगा। ऑन द नॉन हैपनिंग, सीएसके के ना जीतने पे तुमको 500 रुपया मिल रहा है ना। और अगर बोल दे सीएसके के जीतने पे तुमको 500 मिलेगा, तो ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, सीएसके का जीतना या ना जीतना सर्टेन है क्या? अनसर्टेन है। और पेमेंट हो सकता है मनी हो सकता है मनी के बराबर का कुछ। तो ये होता है वेजर, यानी कि सट्टाबाजी। सट्टाबाजी का एक खासियत है कि दोनों साइड या तो जीतेगा या तो हारेगा, सेम चांस होता है। ये सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है? उस अनसर्टेन इवेंट पे। अरे सीएसके के जीतने से तुमको महेंद्र सिंह धोनी आके फोटो खींचेगा तुम्हारे साथ, तुमको कब देगा घर में पकड़ने के लिए, लेकिन तुम बैठ के प्रे करेगा ना कि जीत जाए, क्योंकि उसके जीतने पे तुमको पैसा मिलेगा। ऐसी बहुत कॉमन होता है। आज बारिश होगा, तुम लोग बोला आज बारिश नहीं होगा, इसी पे हम लोग सट्टा लगा दिया। बारिश होना एक अनसर्टेन इवेंट है, बारिश के होने में हम लोग का कोई इंटरेस्ट है ना, हम लोग का इंटरेस्ट है उससे मिलने वाला पैसा पे। क्लियर है? क्या वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? इंडिया में सट्टाबाजी वैलिड है? नहीं वैलिड है। लेकिन भैया ड्रीम 11 का तो ऐड दिखा रहा है, ड्रीम 11 भी तो सट्टाबाजी है। वो जो अपन कार्ड्स खेलते हैं पैसा वाला, उसका भी ऐड दिखाता है। दिवाली वाले दिन तुम बैठ के अगर ताश खेल रहा है तो पुलिस मार के तुमको भगाएगा, लेकिन वही तुम ऐप में साल भर करो तुमको रोका नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? एक्सेप्शन के कारण। हम लोग उसको भी कवर करेंगे। पहले हम लोग वेजरिंग सेक्शन 30 को अच्छे से लिख लेते हैं। सेक्शन 30, वेजरिंग agreement. A promise to pay money or money's worth on the happening or non-happening of an uncertain event. A promise to pay money or money's worth on the happening or non-happening of an uncertain event. Either party has no interest in the event, rather are interested in the outcome.
ठीक है, तीसरा पॉइंट, ईदर चांसेस ऑफ गेन और लॉस, या फिर ईदर के जगह लिखो इक्वल चांसेस ऑफ गेन और लॉस। और पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, नो कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। ठीक है, ओके। तो हम लोग को क्लियर हो गया भैया कि यहाँ पे एक वादा है पैसा या फिर पैसा के वर्थ का किसी चीज का पेमेंट का, ये कंडीशनल है ऑन द इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। वो इवेंट जो होना है वो अनसर्टेन है, सेम विनिंग लूज का चांस है, कॉमन इंटेंशन है एग्रीमेंट करते टाइम पैसा जीतना, पार्टीज का कोई इंटरेस्ट है नहीं, खाली जो सट्टा लगा है वो है। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है सुनो, इंडिया में तुम लोग कभी लॉटरी खेलते हुए देखा है लोगों को? लॉटरी ट्रांजैक्शन देखा है? कोलकाता कौन कौन गया है? तुम लोग रेलवे स्टेशन के पास में छोटा छोटा नोट टाइप का एक टिकट बिकते हुए देखा है? वो लॉटरी है। तो पुलिस उसको मार के हटा क्यों नहीं रहा है अगर लॉटरी गलत है तो? लॉटरी खेलने के लिए ऑथराइजेशन लेना होता है, परमिशन लेना होता है। अगर आपका ऑथराइज्ड लॉटरी है तो वैलिड है, और अनऑथराइज्ड लॉटरी है तो इनवैलिड है। क्लियर? ठीक है। दूसरा बात, लॉटरी वेजर होता है, लॉटरी सट्टाबाजी होता है, वो वॉइड होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया तो उसको वैलिड मान लिया जाएगा। वो वॉइड क्यों होता है? क्योंकि इट इज नॉट अ गेम ऑफ स्किल और नॉलेज। अगर तुम स्किल या नॉलेज पे जीत कर, फॉर एग्जाम्पल एक रेस हुआ, रेस में कौन जीतेगा अनसर्टेन है, जीतने वालों को 50,000 रुपया मिलेगा, विनिंग प्राइज है, फिर भी रेस वैलिड क्यों होता है? क्योंकि वो स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम्हारा टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो दैट इज वैलिड। ठीक है, ओके। एक सैंक्शन होता है गवर्नमेंट का। अच्छा, गवर्नमेंट अगर लॉटरी खिलवा रहा है तो लॉटरी में कुछ घपलाबाजी होता है, गवर्नमेंट मदद करता है? गवर्नमेंट खाली बोलता है इंडियन पीनल कोड के तहत अगर हम परमिशन दे दिए तो तुमको सजा नहीं मिलेगा, और जो बंदा बिना परमिशन लिए लॉटरी खेल रहा है उसको इंडियन पीनल कोड के तहत सजा मिलेगा। बस गवर्नमेंट का इतना ही सैंक्शन होता है। ठीक है, एक सवाल, हम एक अनऑथराइज्ड लॉटरी वाला से पैसा जीत रहे हैं, हम उसमें लगाए, हम बोले अगर हम लॉटरी जीते तो हम तुम लोग को पार्टी देंगे, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल हम लोग का सोशल एग्रीमेंट नहीं, क्या ये वैलिड होगा? अनऑथराइज्ड लॉटरी वाला बात नंबर 1। अगर आप जीतेंगे तो पार्टी मिलेगा, मतलब जी तो दो वेजर हो गया। देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कोलैटरल ट्रांजैक्शन। कोलैटरल मतलब साथ में, अगर हम लॉटरी जीतेंगे तब तुम लोग को पार्टी देंगे, तो यहां पे लॉटरी जीतना इज वॉइड, तो पार्टी देना भी वॉइड हो जाएगा। समझ रहा है डिफरेंस? इस चीज को एक बार हम लिखवा देते हैं पहले, थोड़ा सिंपल होगा तुम लोग के लिए। जब भी बात होगा कोलैटरल ट्रांजैक्शन का, तो इफेक्ट्स देखेंगे ऑन पहला मेन ट्रांजैक्शन,
दूसरा कोलैटरल ट्रांजैक्शन। मेन ट्रांजैक्शन अगर वॉइड है फॉर एग्जाम्पल हमारे लॉटरी वाले केस में, अच्छा एक सेकंड रुको, अब हम एग्जाम्पल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। हम एक अनऑथराइज्ड लॉटरी में पैसा लगाएं, हम तुमसे उधार लिए थे और तुम हमसे पैसा पाता है। हम बोले अगर हम उस दिन लॉटरी जीत गए ना तुमको पैसा दे देंगे। हम लॉटरी हार गए, क्या हमको पैसा देना होगा? पैसा तो देना होगा, वो तो कुछ नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो इस केस में कोलैटरल ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होगा, क्योंकि वो तो वैलिड है ना, वो जो काम है वो तो करना है हमको ऐसे भी। समझ रहे हैं अंतर, है ना? इतना काफी, एक ही काफी, ठीक है? तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन मतलब जुड़ा हुआ, साथ में। क्लियर? वेजरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का में नहीं लेना इसको। अच्छा, पहला बात, अगर ऑथराइज्ड लॉटरी है तो वैलिड, अगर अनऑथराइज्ड लॉटरी है तो वॉइड। वेजरिंग दोनों में, सट्टाबाजी दोनों है, लेकिन ऑथराइज्ड है तो लीगल हो जाता है और अनऑथराइज्ड है तो इलीगल हो जाता है, दोनों वेजरिंग ही है। बताओ जरा, क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन क्या होगा? पहले क्रॉसवर्ड पजल का बताते हैं, बताओ क्या होगा, वैलिड होगा या वॉइड होगा? क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है? नहीं पता? क्रॉसवर्ड पजल नहीं खेला तुम लोग? हाँ, अलग अलग वर्ड रहता है, ऐसे स्क्वायर बना रहता है, उसमें बॉक्सेस बना रहता है, तुमको साइड में हिंट दिया रहेगा। बेसिकली क्या होता है, लेट मी शो यू, तुम लोग देखा पक्का होगा, तुम लोग समझ नहीं रहा। हाँ, न्यूज़पेपर में भी आता है, मैगजीन में भी आता है, क्रॉसवर्ड पजल। देखो, जैसे यहां पर साइड में तुम लोग को हिंट दे दिया है, यहां पे वर्ड्स भरना है, राइट? तो अभी क्या हुआ सुनो, ये वैलिड है या वॉइड है, सवाल उठा। कितना जन वैलिड बोलता है हाथ उठाओ, कितना जन वॉइड बोल रहा है हाथ उठाओ। देखो, क्रॉसवर्ड पजल में क्या होता है, आगे वाले के हाथ में एक पर्चा है, तुमसे बोला नेम एनी सब्सटेंस विच इज ऑफ 4 लेटर स्टार्ट्स विथ बी। तो 4 लेटर का तो बॉल भी होता है और 4 लेटर का तो बल्ब भी होता है, लेकिन उसके पास जो है हाथ में चिट्ठा, उसमें लिखा हुआ है बल्ब। तो तुम बॉल, आंसर तो तुम्हारा सही है, स्किल तो तुम सही यूज किया, लेकिन तुम्हारा जीतना हारना किस पे निर्भर है? वो चिट पे ना, जो उस बंदा के हाथ में। तो क्या ये हुआ, वैलिड हुआ या वॉइड हुआ? इट डिपेंड्स अपॉन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द कंपटीटर सोल्यूशन विथ अ प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, जो पहले से उसके पास था, और इसके लिए उसको वॉइड बोला जाता है। लेकिन अगर ये वाला सिस्टम नहीं है, अगर क्रॉसवर्ड पजल में सही में बहुत सारा आंसर नहीं है और ऐसा कोई चिट नहीं है जिसको देख के चेक किया जाएगा, जहां पे तुम्हारा स्किल लग रहा है, जैसे सुडोकू, वहां पे वैलिड। जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो वैलिड, जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है इनवैलिड। क्लियर, सिंपल सा बात, ठीक है? क्या अगर स्किल इन्वॉल्व्ड है तो वैलिड
और नहीं इन्वॉल्व है तो वॉइड। इजी है यहां तक तो कहानी सारा। एथलेटिक कंपटीशन अगर है तो एथलेटिक कंपटीशन मतलब आपका स्किल यूज हो रहा है, राइट। अभी सुनो, और ये हम कॉपी में नहीं लिखवा रहे, ये तुम्हारे किताब में है। वेजरिंग को लेकर, वेजरिंग को लेकर किताब से पढ़ना जरूरी है। हम बार बार बोल रहे हैं ये नोट्स रिवीजन नोट्स है, वो 1.5 दिन का छुट्टी में ये काम आएगा। लैंग्वेज किताब में लिखना है एग्जाम में। किताब से कोई बच्चा नहीं खोल के पढ़ रहा है, वो बच्चा 110% फेल होने वाला है, हम अभी लिख के दे रहे हैं। जो बच्चा किताब से नहीं पढ़ रहा है उसको हम अभी भी वार्निंग दे रहे हैं, किताब से पढ़ो। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं किताब से रीड करो, कुछ नया मिलेगा तो पूछो। हालांकि हम 99% सब कुछ वहां पे कवर कर दे। जैसे ये पॉइंट है जो किताब में, लेकिन हम नोट्स में नहीं लिखवाएंगे। क्या? प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 के तहत अगर आप कहीं पे कोई प्राइज जीतते हैं तो 1000 रुपया तक वैलिड है, उसके ऊपर इनवैलिड माना जाएगा। अगर कोई कंपटीशन में, मानो बेबी वाला कंपटीशन हुआ, नहीं होता बेबी लोग का बेबी फैंसी कंपटीशन, फैंसी ड्रेस पहना के बच्चा लोग को जोकर बना के खड़ा करता है माँ बाप, उसमें तुमको बच्चा को एक साइकिल मिला, अगर साइकिल 1000 रुपए के नीचे है तो वो वैलिड है, 1000 रुपए के ऊपर है तो वॉइड है, तुमको साइकिल नहीं देगा, तुम केस भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्केल इन्वॉल्व नहीं था। समझ रहा है? ये छोटा छोटा ट्रिक है जो काम आता है। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन क्या होता है? शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन है, मतलब तू शर्त लगा रहा है कि उसका दाम बढ़ेगा या घटेगा। अगर शेयर मार्केट में कर रहा है तो वैलिड है, उसके अलावा कहीं भी कर रहा है वो वॉइड। अगर तुम आलू के मार्केट पे प्राइस लगा रहे वो वॉइड है। होता है इस सब्सटेंस, कमोडिटी मार्केटिंग भी होता है, ठीक है, अलग अलग सामान के ऊपर बाजी लगता है तो वो सब वॉइड होता है। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन पहले के जमाना में बहुत होता था। बड़ा बड़ा आदमी लोग घोड़ा का रेस करवाता था, घोड़ा पे नंबर चिपका हुआ होता था और वो लोग एक नंबर पे बाजी लगाता था। क्लियरली बोल दिया, अगर देखो सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल in an agreement to contribute toward a plate or prize or sum of money of the value 5 lakh or above, यानी कि विनर को 5 लाख रुपए तक का प्राइस दे रहा है, वैलिड है। 5 लाख के ऊपर का प्राइस दे रहा है, वॉइड है। ये लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हॉर्स रेसिंग जब इंडिया में आया 1990s में, 2000 में, तब इंसान को रुपया का वैल्यू पता चल गया था। लेकिन प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 में बना है तो वहां लिमिट 1000 रुपया है, और ये लोग अभी तक उसका अमेंडमेंट नहीं किया। उस टाइम 1000 रुपया बड़ा चीज था, 10,000 के बराबर था, लेकिन अब वक्त के साथ बदलना भी तो चाहिए, तो वो नहीं किया ये। ठीक है। किसमें? नहीं, अगर हॉर्स रेस वाला विनर को 500 से कम मिल रहा है तो वॉइड है, और 50 लाख से 5 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो वॉइड है। 500 से कम हॉर्स रेस में अगर तुम जीतना तो वो भी वॉइड है। सोचो, समझ रहा है? 500 से 5 लाख रुपया लीगल है। क्लियर? ओके, तो यहां पर लिखते हैं स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन वॉइड एक्सेप्ट स्टॉक मार्केट, और वो भी रेगुलेटेड, मतलब जो सेबी देख रहा है। अनरेगुलेटेड साइट से तुम अपना स्टॉक मार्केट बना लिया, नॉट वैलिड। दूसरा, हॉर्स रेस वैलिड इफ प्राइस इज बिटवीन ₹500 and
5 लाख। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। बहुत बार तुमको ऐसा लगेगा कि सट्टाबाजी हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तुम लोग में से कौन कौन अभिषेक बैनर्जी को जानता है या फिर शारदा चिट फंड के बारे में जानता है? चिट फंड क्या होता है? नहीं पता? कुछ लोग हर महीना या फिर हर दिन 50 रुपया 500 रुपया करके जमा करेंगे एक अकाउंट में, लास्ट में चिट निकलेगा जिसका नाम है सारा पैसा। तो एक टाइप का लॉटरी हुआ। ये इलीगल होना चाहिए, इंडिया में ये वैलिड माना जाता है। चिट फंड्स आर वैलिड इन इंडिया। और शारदा चिट फंड में क्या हुआ था, अपने ही आदमी का नाम निकलवा दिया। समझा? मतलब तुम लोग सब पैसा दो और नाम, अरे ये तो मेरा निकला, समझे, सारा चिट में मेरा ही नाम। समझ रहा? तो ये तो गलत बात है, तो ये वॉइड है। बट जनरली चिट फंड क्या होता है? वैलिड। दूसरा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन वैलिड। तीसरा, एथलेटिक कंपटीशन वैलिड। अब इसमें भी एक लिमिट लगा दिया, बोलता है अगर मनी प्राइस 1000 रुपया से ज्यादा नहीं है एंड 2000 पार्टिसिपेंट्स के कम है तभी वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। ठीक है, ओके। तो ये कहानी हम लोग का यहां पे क्लियर है, इसके ऊपर नोट्स लिखते हैं। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर बट वैलिड। ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर बट वैलिड। चिट फंड, एथलेटिक कंपटीशन, इसमें क्या, वैलिड इफ प्राइस बिलो 1000 एंड पार्टिसिपेंट्स बिलो 2000। तीसरा, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन, उसके बाद चौथा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? ये इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस? Contract of insurance is an insurance is a contract to indemnify for the loss of some other person. अगर हम अपने कार का इंश्योरेंस कराते हैं तो मेरे कार का एक्सीडेंट होने पे कंपनी हमको पैसा देगा, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इज डूइंग द भरपाई ऑफ माय लॉस। भरपाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइडेमनीफाई। तो इंश्योरेंस में आइडेमनीफाई किया जाता है। देखा जाए तो तुमको पैसा या पैसा का वर्थ मिल रहा है कोई अनसर्टेन इवेंट के होने या ना होने पर, तो ये भी तो सट्टाबाजी होना चाहिए। बोला नहीं, ये कंटिंजेंट है, मतलब कि तुम भी तो बदले में उसको हर महीना प्रीमियम दे रहा है। तुमको थोड़ी तुम्हारा गाड़ी ठुकेगा तो वो पैसा दे, तुम उसके बदले उसको पैसा दे के रखा है। अगर तुम्हारा गाड़ी नहीं ठुका 5 साल के अंदर, पूरा पैसा उसका। तो दोनों का फायदा या नुकसान हो रहा है ना भाई, खाली एक का फायदा या नुकसान थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। तो ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड है, ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए व्हीकल इंश्योरेंस क्या होता है? कंपलसरी होता है। अच्छा, वेजरिंग सट्टाबाजी में को कैलकुलेशन लगता है? नहीं। कभी किसी को देखा कोई कैलकुलेशन करते कि हाँ विराट कोहली का पैर 45 डिग्री पे तो अब वो चौका मारेगा, आज इंडिया जीत, ऐसा कुछ नहीं है। बट इंश्योरेंस के लिए एक्चुरियल साइंस का एक पढ़ाई होता है जो कि बड़ा टफ है, 15 पेपर होता है, बहुत टफ है, मैथ से पूरा और पूरा लॉजिकल कैलकुलेशन। तो
वेजरिंग तो ऐसी तुक्काबाजी, लेकिन इंश्योरेंस में कैलकुलेशन हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी सारा इंश्योरेंस में हम लोग लॉस को आइडेंटिफाई करते हैं। भैया लाइफ इंश्योरेंस में भी तो आपको पैसा मिलेगा आपके मरने पे। क्या होता है, मेरा गाड़ी टूटा तो मेरा गाड़ी का कितना नुकसान हुआ ये गिना जा सकता है। अब हम किसी का जिंदगी को बोल सकते हैं कि तेरा जिंदगी का वैल्यू कम था, तुमको कम पैसा देंगे, तुम बड़ा आदमी नहीं था। किसी का लाइफ का वैल्यू को स्टेट किया जा सकता है, कोई बड़ा आदमी मरेगा तो उसको करोड़ों मिलेगा, नहीं। तो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, एवरी अदर इंश्योरेंस में आइडेंटिफाई होता है आपका लॉस। अभी देखो क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के ऊपर, तुम लोग में से कुछ बच्चा डिफाइन करेगा इंश्योरेंस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, और कुछ बच्चा इसके अलावा ये भी लिखेगा कि एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस हम लोग सब में आइडेंटिफाई करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं करते हैं, और ये बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, और इसमें एक्चुअल साइंस लगता है कैलकुलेशन के लिए, और ये वैलिड एंड इन्फोर्सेबल है। तो पास कौन होगा? दूसरा बच्चा होगा ना। तो हम जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं उसको कॉपी में लिखना भी, अगेन रटने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा के याद रख सकते हैं सारा बात तो कहानी बना के, ठीक है? ओके, तो हम लोग आज क्लास को यहाँ पे पॉज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय।